आज के हमारे तर्कशास्त्र का जो अध्याय रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी एवं वैलिडिटी, अर्थात संभाव्यता एवं वैधता। हम देखेंगे कि पूरे तर्कशास्त्र को दो में विभाजित किया गया है, आगमन और निगमन, इंडक्शन एवं डिडक्शन। इसका अभिप्राय यह है कि आगमन जो तर्कशास्त्र है या आगमन की जो युक्ति है उनमें केवल संभाव्यता रहती है, अर्थात जितने भी तर्क हम आगमन की युक्ति के समर्थन में दें, उन तर्कों से वह युक्ति केवल संभाव्य रूप से सत्य होगी, अर्थात उसमें सत्यता 99% हो सकती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से अर्थात 100% रूप से वह सत्य नहीं हो सकती, उसकी केवल संभाव्यता रहती है। निगमन की युक्ति में निश्चयात्मकता रहती है, अर्थात निगमन की जो युक्ति है वह निश्चित रूप से वैध होगी या निश्चित रूप से अवैध होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी वैधता या संभाव्यता अर्थात प्रोबेबिलिटी एवं वैलिडिटी की बात होती है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट या प्रत्यय आगमन की युक्तियों पे लागू होता है और वैलिडिटी या वैधता का कॉन्सेप्ट या प्रत्यय निगमन की युक्ति पे लागू होता है। संभाव्यता आगमन का लक्षण है और वैधता निगमन का लक्षण है। आगमन की युक्ति के समर्थन में हम जितने अधिक तर्क देंगे उन तर्कों से वह युक्ति अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन कभी भी उसमें निश्चितता नहीं आएगी। निगमन की युक्ति वैध होगी और अगर एक बार वैध होगी तो और अधिक तर्क से उसकी वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि निगमन की युक्ति अगर एक बार वैध होगी और उसकी वैधता के समर्थन में एक या दो तर्क और दे दिए तो वो और अधिक वैध होगी, ऐसा नहीं। निगमन की युक्ति अगर एक बार वैध हो गई तो और अधिक तर्क उसके समर्थन में उसे और अधिक वैध नहीं करेंगे, वो वैध ही रहेगी, केवल वैध ही रहेगी और केवल वैध ही जानी जाएगी और केवल वैध ही कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर निगमन की युक्ति अवैध हो गई तो उसकी अवैधता के समर्थन में अगर एक या एक से अधिक तर्क दिए जाए तो उससे वह निगमन की युक्ति और अधिक अवैध नहीं होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि निगमन की युक्ति अगर अवैध है तो वह अवैध ही कहलाएगी और अधिक तर्कों से वह अधिक अवैध नहीं हो सकती। अगर निगमन की युक्ति एक बार अवैध होगी तो वह अवैध ही जानी जाएगी, अवैध ही कहली जाएगी और अधिक तर्क उसके अवैधता के समर्थन में कोई फर्क नहीं उस युक्ति पर डालेंगे। तो ये एक ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन आगमन की युक्ति में ऐसा नहीं होता है। आगमन की युक्ति में जितने और अधिक तर्क उसके समर्थन में आएंगे उतनी ही वह आगमन की युक्ति और अच्छी होती जाएगी और कम तर्कों से वह कम अच्छी होती है और अधिक तर्कों से और अधिक साक्ष्यों से या एविडेंस से वह आगमन की युक्ति और अधिक सत्य के निकट जाती है। लेकिन कभी भी निश्चित रूप से वह उसमें सत्यता नहीं आएगी, वो हमेशा संभाव्य ही कहलाएगी, प्रोबेबली ही कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी ही उसमें रहेगी। ये एक मुख्य इन दोनों युक्तियों में एक प्रकार से जो अंतर है वो इसी का है कि इंडक्शन की जो युक्तियां हैं उनमें संभाव्यता है और डिडक्शन की जो युक्तियां हैं उनमें वैधता होती है और निश्चयात्मकता भी होती है कि वो निश्चित रूप से वैध होगी और निश्चित रूप से अवैध होगी।
उसकी वैधता के विषय में हम ये नहीं कह सकते कि संभावना है उसके वैध होने की या संभावना है उसके अवैध होने की, पर निश्चित रूप से वैध है और निश्चित रूप से ही अवैध है। अर्थात वैलिडिटी जो होगी उसमें सर्टेनिटी होगी। एक निगमन की युक्ति निश्चित रूप से वैध होगी और निश्चित रूप से अवैध होगी। अर्थात वैलिडिटी का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये सीधा सीधा निगमन या डिडक्शन से संबंधित है और प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये सीधा सीधा इंडक्शन या आगमन की युक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे ये एक ध्यान देने वाली बात है। दूसरा जो आइडिया हमें ध्यान में रखना है या प्रत्यय हमें ध्यान में रखना है वो है टुप को लेके कि टुप से अभिप्राय क्या है। अब यहाँ पे जब सत्य की बात होती है तो आधार वाक्य जो है वे ही सत्य होते हैं या तर्क वाक्य जो है वे सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। तो सत्यता तर्क वाक्यों का लक्षण है, ये ध्यान देना। और वैलिडिटी युक्ति का लक्षण है, और वो भी कौन सी युक्ति? निगमन की युक्ति। कृपया ये यहाँ पे हम ध्यान रखें कि ट्रुथ जो है वो प्रोपोजिशन से संबंधित है और वैलिडिटी आर्गुमेंट या कैटेगोरिकल सिलोजिज्म से संबंधित होती है। ये हमें इस प्रकार से तर्कशास्त्र में ध्यान रखना है कि जब भी ट्रुथ की बात आए तो हमें हमारे मस्तिष्क में एक तर्क वाक्य को लेके आना है जिसे प्रेमिसेस भी कहते हैं, प्रेमिस कहते हैं, और प्लूरल उसका है प्रेमिसेस, अर्थात तर्क वाक्य। प्रोपोजिशन भी एक शब्द आता है, प्रोपोजिशन भी है, स्टेटमेंट भी है, प्रकथन है, प्रतिज्ञप्ति है, तर्क वाक्य है, आधार वाक्य है। तो ये सब एक प्रकार से मिलते जुलते प्रत्यय हैं जिनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन एक ही चीज की ओर ये निर्देशित करते हैं और वे हैं तर्क वाक्य। तो सत्य या ट्रुथ आधार वाक्य या तर्क वाक्यों से संबंधित है और वैधता या वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट या प्रत्यय युक्ति से संबंधित है। और कौन सी युक्ति? निगमन की। अब निगमन की युक्ति की खास बात यह है कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वो आधार वाक्यों से निकल रहा है और आधार वाक्यों से भी निश्चित रूप से निकल रहा है। तो निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है वो ये है निगमन की युक्ति में कि जो दो आधार वाक्य हैं, मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य आधार वाक्य, इनमें जो संबंध है इन दोनों के संबंध के आधार पर ही निष्कर्ष निश्चित होता है। और अगर निष्कर्ष में जो मानक आकार न्याय वाक्य के जो नियम है उनका किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है तो वह निष्कर्ष वैध माना जाएगा, वैलिड होगा, और वह युक्ति भी वैध होगी। लेकिन जो मानक आकार निरपेक्ष न्याय वाक्य के जो नियम हैं उनमें अगर किसी भी एक नियम का उल्लंघन होता है उस निगमन की युक्ति में तो वह युक्ति अवैध होगी, अर्थात निश्चित रूप से अवैध होगी। यहाँ पर हम ये देखें कि वैलिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है या वैधता का जो कॉन्सेप्ट है वो निगमन की युक्ति से है और सत्य जो है वो प्रोपोजिशंस से संबंधित है, तर्क वाक्यों से संबंधित है। और तर्क वाक्य सत्य कैसे होंगे? कि उन तर्क वाक्यों से जो भी निर्देशित हो रहा है वो अगर इस वस्तु जगत में या भौतिक जगत में उससे मिलता जुलता कोई पदार्थ है तो वो तर्क वाक्य सत्य है। और अगर उनसे मिलता जुलता कोई पदार्थ इस भौतिक जगत में नहीं है तो वह तर्क वाक्य असत्य होगा। तो ये इस प्रकार से सत्य और असत्यता का जो मापदंड है तर्क वाक्य का वो यही है। दूसरी बात
जो निगमन में आ रही है वो वैधता की आ रही है। युक्ति वैध है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उससे मिलता जुलता पदार्थ कोई संसार में हो, ऐसा नहीं है। वैधता केवल उस युक्ति के आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में जो संबंध है वो एक तार्किक संबंध है। एक प्रकार से इनकी जो संरचना है वो एक आकारिक संबंध को लिए हुए है और आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में एक तार्किक संबंध है। उस आधार पे वह युक्ति वैध है। तो निगमन की युक्ति का वैधता से जो संबंध है उसका संबंध भौतिक जगत से नहीं है, लेकिन आधार वाक्य और निष्कर्ष में जो तार्किक संबंध है उससे युक्ति, निगमन की युक्ति की वैधता का संबंध है। यहाँ पे ये ध्यान देने लायक बात है कि निगमन की युक्ति की जब भी बात होती है और उसकी वैधता की बात होती है तो हमें भौतिक जगत के अनुरूप उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। केवल वैधता से तात्पर्य ये है कि आधार वाक्य निष्कर्ष के बीच में जो आंतरिक संबंध है वो तार्किक होना चाहिए और वही उस युक्ति को वैध बनाता है। और अगर वो तार्किक संबंधों में किसी प्रकार का जो तार्किक नियमों का उसमें उल्लंघन है या किसी प्रकार का उस तार्किक संबंध में किसी प्रकार का अंतर विरोध है या कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है तो वह युक्ति अवैध कहलाएगी। तो यहाँ पे ये जो सत्य और वैधता से संबंधित जो विचार था वो इस प्रकार से तर्कशास्त्र में चल रहा है। इरविन कोपी ने इस प्रकार से उसको दर्शाया है अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। अब अगला जो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, पदों की व्याप्ति। टर्म्स अर्थात टर्म्स को हिंदी में पद कहते हैं और तर्कशास्त्र में ये जो पदों की व्याप्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से जो वेन आरेख हैं वो समझे जाते हैं और कोई भी युक्ति की वैधता अवैधता इन पदों की व्याप्ति के माध्यम से ही समझी जाएगी। अब चार प्रकार के जो तर्क वाक्य हैं या प्रोपोजिशंस हैं या प्रेमिसेस हैं लॉजिक में, वो है AEIO। ए तर्क वाक्य है सभी लेखक इतिहासकार हैं। मान लो ये एक उदाहरण है। इसका जो फॉर्मल आकारिक जो संरचना है वो तो केवल ये इस प्रकार से है, सभी SP है। ये इसकी आकारिक संरचना है। S मतलब सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, P मतलब प्रेडिकेट यानी विधेय पद। सब्जेक्ट माने उद्देश्य पद और P माने विधेय पद। तो यहाँ पे सभी SP है। इसमें S जो है वो लेखक है और P जो है वो इतिहासकार है। अर्थात जो विधेय पद है उसकी हमने उसको P के स्थान पे हमने एक पद इतिहासकार ले लिया है और S के स्थान पर ये जो आप S देख रहे हैं इसके स्थान पर हमने लेखक ले लिया है और P के स्थान पे इतिहासकार ले लिया। तो S माने सब्जेक्ट, P माने प्रेडिकेट और सभी SP है। तो यहाँ पे ये जो संरचना है ये इस प्रकार से ए तक वाक्य की है। S की जगह कोई उद्देश्य पद ले सकते हैं, P की जगह आप कोई भी विधेय पद के रूप में किसी भी संज्ञा को आप लें। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ तक संभव हो सके नाउन्स का प्रयोग करें और अगर एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे नाउन के रूप में लें, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आप सीधा ही संज्ञा पद लें, नाउन्स को ही लें। एडजेक्टिव को नाउन्स के रूप में उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक प्रकार से भ्रम की स्थिति या एम्बिग्विटी पैदा हो सकती है। तो सीधा एक संज्ञा का पद लें और P में भी एक संज्ञा का पद लें, नाउन का पद लें और इस प्रकार से आप अपना एक तक वाक्य बनाएं। तो इसमें आप कोई भी उद्देश्य पद ले सकते हैं। उदाहरण इसकी जगह कोई भी उदाहरण ले लें आप संज्ञा का। यहाँ पे लेखक लिया है और P में यहाँ पे इतिहासकार लिया है। ये एक तर्क वाक्य का एक संरचना है। अब ये जो पद हैं इनको तर्कशास्त्र